नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य हैं जिसका पता लगाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं, जिसमें से एक रहस्य है एलियंस। एलियंस को लेकर तमाम तर्क है, लेकिन आज बात एलियंस की नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पिंड की करेंगे जिसका नाम 31 एटलस है। नासा के मुताबिक ये 30 अक्टूबर को सूरज के सबसे पास होगा और फिर दिसंबर में ये धरती के सबसे नजदीक पहुंचेगा। हालांकि धरती को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस 31 एटलस को लेकर वैज्ञानिकों 3i एटलस को लेकर के वैज्ञानिक काफी हैरान है, क्योंकि 3i एटलस की गति और दिशा काफी अलग है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से अंतरिक्ष में हलचलें हो रही हैं, क्या उसका मतलब सीधा सीधा विनाश से जोड़ करके देखा जाए? इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रह्मांड में कुछ बड़ा होने वाला है। अंतरिक्ष में अजूबा होने वाला है। सूरज से महाविनाशक टकराने वाला है। पृथ्वी पर भी खतरा मंडराने वाला है। क्या धरती पर अंधेरा छाने वाला है? धरती आसमान सावधान, महाविनाशक का तबाही प्लान। अंतरिक्ष में कई ऐसी खगोलीय घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि अगर जमीन पर इंसान रहते हैं तो आसमान में भी ऐसे मेहमान रहते हैं जिनकी खोज लंबे समय से चली आ रही है। तमाम खगोलीय घटनाओं के बीच बहुत जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ब्रह्मांड में बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि यह महीना खत्म होने तक आपको दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य पता चले जिनके बारे में अभी तक कल्पना करना भी मुश्किल रहा है। साल 2025 में एक नई खगोलीय खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। दरअसल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3i एटलस नाम का एक रहस्यमय पिंड बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसकी चाल, बनावट और दिशा इतनी अलग है कि इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे सदियों पुरानी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का नया मौका मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। 3i एटलस धरती से काफी दूर से गुजरेगा और किसी तरह का खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन इसकी एंट्री ने लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है। 1 जुलाई 2025 को एटलस सर्वे सिस्टम ने 3i एटलस को पहली बार देखा। ओम्युमुआ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2017 में देखा गया था। 2i बोरिसोव इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2019 में देखा गया। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो कई बार देखे गए हैं, लेकिन 3i एटलस को लेकर वैज्ञानिक बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इसकी दिशा और गति काफी अलग है। नासा के मुताबिक 3i एटलस 30 अक्टूबर तक सूरज के सबसे पास होगा, फिर दिसंबर में 3i एटलस धरती के सबसे नजदीक पहुंचेगा। वैज्ञानिकों ने 3i एटलस में कई अनोखी बातें देखी हैं। इसकी रोशनी और चमक में अजीब से उतार चढ़ाव है, जिससे लगता है कि इसकी बनावट सामान्य नहीं है। 3i एटलस को लेकर सबसे खास बात यह है कि इसे नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नास्ट्राडामस ने सैकड़ों साल पहले ऐसी ही किसी आग के गोले की बात अपनी भविष्यवाणियों में की थी। अब नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी का इस घटना से कितना लेना देना है, ये तो रिसर्च की बात है, लेकिन अंतरिक्ष में इस तरह की खगोलीय घटनाएं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं और साथ ही मन में एक डर भी पैदा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप वैज्ञानिक हैं, और धनंजय रावल जी, आप स्पेस एजुकेटर है। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी पहले सवाल के साथ। सर, सवाल ये कि जब धरती को इस 3i एटलस से कोई खतरा नहीं है, तो फिर इसकी चर्चाएं इतनी जोरों पर क्यों है? क्या है 3i एटलस? धरती को इस 3i एटलस से कोई खतरा नहीं है जी। क्योंकि ये सूर्य और धरती का जो डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे ये धरती से गुजरेगा, यानी कि ये सूर्य के पीछे से गुजरेगा। यानी कि धरती और सूर्य का कितना डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस से गुजरेगा। तो धरती को कोई खतरा नहीं है।
सर इसे हाँ। भविष्यवाणियों के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखो, भविष्यवाणी के साथ जोड़ना अच्छी बात है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी धरती जो है जी। इसका कंट्रोल कहाँ से है? इसका कंट्रोल 7वें आसमान से है। अगर आप अथर्ववेद के अंदर भूमि सूक्त का 8वां मंत्र पढ़े, उसमें क्या लिखा है? यस्या हृदयम परमे व्योमन सत्येन आवृतम अमृतम पृथ्विया। है पृथ्वी यस्या हृदयम, जिसका हृदय परमे व्योमन, परम व्योम में, व्योम का मतलब आकाश होता है, स्पिरिचुअल स्काई आउटसाइड द यूनिवर्स, परमे व्योमन सत्येन आवृतम, सत्य से ढका हुआ, अमृतम, वो जो अमृत पुंज है सत्यलोक में, परम व्योम में, वो धरती के हृदय को, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इसकी ईसीजी को कंट्रोल करता है। ये धरती जो है इसका कोई वारी वारस है, ये कोई ऑर्फन नहीं है। आप अगर भूमि देवी सूक्तम को पढ़ें, देवी सूक्तम में देवी क्या लिखती है? वाक कि धरती की नाभि में भी मैं सर हूँ। हमने सुना था कि विज्ञान और धर्म में बहुत ज्यादा सर हमेशा से द्वंद्वाभास नजर आता है, लेकिन आप विज्ञान के साथ में धर्म को जोड़ करके और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे ग्रंथों और पुराणों में भी कई बातों का जिक्र मिल जाता है। ये बेहद अच्छा लगा जानकर। लेकिन सर जिस 3I एटलास का हम जिक्र करें, अगर इसे हम आसान भाषा में समझना चाहे तो सर इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? बहुत आसान सी बात है जी। 3 का मतलब है ये 3rd इंटरस्टेलर कॉमेट है जी। पहले भी 2 निकल चुके हैं, ये 3rd है, इसलिए इसका नाम रखा 3। आई का मतलब है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर का मतलब ये है कि ये हमारे सौर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सूरज है, नेटिव सूरज जो है, इसके सोलर सिस्टम का अंश नहीं है। ये नेक्स्ट जो सोलर सिस्टम है वहां से आया है, ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, ये दूसरे परिवार से आया, ये मेहमान है। और एटलस का मतलब है, जो एटलस सर्वे है, उन्होंने इसको 1 जुलाई को फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए इसका नाम 3I एटलस रखा गया है। और ऐसे 2 पहले भी मेहमान आ चुके हैं और शांति से गुजरे हैं, और ये भी शांति से गुजर जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। धनंजय रावल जी, अब जानकारी मैं आपसे ही लेना चाहूंगी, क्योंकि जब इंटरस्टेलर का जो जिक्र कर रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा अगर और ब्रीफ कर पाए कि इंटरस्टेलर क्या है और इसे तीसरा क्यों माना जा रहा है। इससे पहले जो 2 आए थे वो खतरनाक नहीं, लेकिन ये भी खतरा पैदा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लोग चिंतित है या इसके बारे में जिज्ञासा रख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, इसके पीछे की कोई खास वजह है क्या सर? देखो, जैसे कपूर सर ने कहा, उन्हीं की बात हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि 3 का मतलब कि ये तीसरा, और I का मतलब है इंटरस्टेलर, मतलब हमारी जो सोलर सिस्टम है उससे भी बाहर से कोई चीज जो आने वाली है, इसीलिए उनका कोड I दिया गया है। और एटलास नाम क्यों दिया गया है कि नासा का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं वार्निंग सिस्टम फॉर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, यानी ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो होते हैं जो हमारी सूर्यमाला से भी बाहर से आते हैं, और सूर्यमाला से जब बाहर आते हैं तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसका रिसर्च करना है, तो इनको देखने से हम कर सकते हैं। तो एटलास ये एक नासा का प्रोजेक्ट है और इसलिए उनको नाम एटलास दिया गया। तो ये अपनी सोलर सिस्टम से बाहर से आ रहा है, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से बिल्कुल नजदीक से पास होने वाला है। वो उसमें ऐसा कोई चीज नहीं होने वाली कि वो अर्थ पे टकराएगा और सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, इससे हम जानकारी बहुत अच्छी हम इससे प्राप्त कर सकेंगे। उसका जो सैटेलाइट से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उनके जो पुच्छल जो कॉमेट जिसको कहते हैं, तो उसके कॉमेट में कौन कौन से रेडिएशन से कौन कौन से वायु मिलते हैं, वो सारी रिसर्च के बाद हमको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, कहाँ से आता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सर क्या इसे नेकेड आई से देखना पॉसिबल है, टेलीस्कोप की जरूरत है? क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि कई ऐसे एक्सपर्ट्स की ओर से दावा किया गया है कि ये जब 3I एटलास
जब धरती के पास से गुजरेगा तो इस दौरान एक अलग तरीके की रोशनी उसमें होगी, लेकिन आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये रोशनी सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सारे उतार चढ़ाव भी है। तो ये किस रोशनी का जिक्र यहाँ किया जा रहा है और इससे साइंटिस्ट को कैसे फ़ायदा मिलेगा या पृथ्वी के लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेगा, इस जांच के विषय पर जब हम बात करते हैं? उसके अंदर क्या होता है कि ये जो इंटरस्टेलर, यानी समझ लो ये एक कॉमेट है जिसको हम धूमकेतु कहते हैं। और धूमकेतु जब पृथ्वी सोलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है तब सूरज की जो गर्मी होती है उसके कारण उनके अंदर जो बर्फ के कण होते हैं और बहुत सारे गैस होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में से कन्वर्ट होके वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है और उसकी एक पूंछ बन जाती है। और ये पूंछ बनने के कारण उसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी पावरफुल नहीं है जिससे हम अर्थ से नेकेड आई से देख पाते हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम है और आपके पास अच्छे टेलीस्कोप है, तो ये टेलीस्कोप से वो आप उसका जो टाइमिंग अगर आपके पास पता है, यानी आपके मोबाइल के अंदर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर दी है, तो उससे ये कॉमेट है वो आप टेलीस्कोप से देख पाते हैं। बाकी सिटी एरिया से ये नेकेड आई से देखना बिल्कुल असंभव है। आपको रिमोट प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम है। लेकिन इसकी इफेक्ट अर्थ पे या तो धरती पे कुछ पड़ने वाली है, अगर ऐसी बात अगर हम सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसकी इफेक्ट अर्थ से कुछ नहीं होने वाली। जस्ट इसको आप देखो, फोटोग्राफी कर सकते तो फोटोग्राफी करो। तो जितने भी खगोल शास्त्री है या तो एमेचर एस्ट्रोनॉमर है, उसको ये देखना और उसकी फोटोग्राफी करना, वो उसकी इंतजार है, वो देखने के लिए उत्सुक है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से सूर्य प्रकाश जी मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि सर नास्ट्रोडामस का जब हम जिक्र करते हैं, उनकी भविष्यवाणियों का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने अपने एक भविष्यवाणी में कहा था कि आकाश से उठेगा अग्निगोला, किस्मत का संदेश लेकर विज्ञान और भाग्य नाचेंगे साथ, पृथ्वी को मिलेगा दूसरा मौका। तो सर क्या वाकई इस भविष्यवाणी के साथ में इस पिंड को जोड़ करके देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉमेट पर नजर रखने की बात कही जा रही 3I एटलस, ये वही है? सर ऐसा मानकर चले क्या सच में ये वही है? इसमें उन्होंने खुद ही कह दिया कि पृथ्वी को मिलेगा दूसरा मौका। जब पृथ्वी को दूसरा मौका मिलना ही है, उन्होंने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। ठीक है, थोड़ी सेंसेशन होने दो, मगर पृथ्वी को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। पृथ्वी को दूसरा मौका तो उन्होंने खुद ही कह दिया नॉस्ट्राडामस ने कि पृथ्वी को दूसरा मौका मिलेगा। थोड़ी सेंसेशन होगी, थोड़ी उठक पटक होगी, कोई बात नहीं, होने दो। ठीक है, लेकिन सर सवाल तो बार बार यही उठते हैं ना कि जब हम मल्टीवर्स का जिक्र करते हैं कि वाकई में मल्टीवर्स है, सर इन मल्टीवर्स को लेकर के क्या आपने भी, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया और ये कहा कि हमारे कई पुराणों ग्रंथों वेदों में भी ऐसी बातों का जिक्र मिल जाता है, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा का भी जिक्र जब हम करते हैं तो उसमें भी एक ऐसी घटनाक्रम को दर्शाया और बताया गया है कि हनुमान जी एक छोटी सी अंगूठी लेने जाते हैं तो उन्हें वो बार बार ऐसा लगता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया, और वो अंगूठियों का पूरा ढेर वहां पर बना होता है। तो मल्टीवर्स सर ये बहुत आदिकाल से सुनते आ रहे हैं। आपने कहा कि ये मेहमान हैं, तो क्या ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3I एटलस की एंट्री जो हुई है ये मल्टीवर्स से हुई है? आप मल्टीवर्स का मतलब यूं समझिए, जैसे धरती हमारी जो है एक हैबिटेबल प्लेनेट है, ऐसे ही और भी हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। हाँ, जो मॉडर्न साइंस है उन्होंने अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबल प्लैनेट नहीं ढूंढा, मगर मार्कंडेय पुराण में पहले चैप्टर में ही जब दुर्वासा ऋषि अप्सरा को अभिशाप देते हैं कि तोता बन जा, उसके बाद वो लिखता है मार्कंडेय ऋषि कि दुर्वासा ऋषि इस धरती को छोड़ के आकाश गंगा के तट पर जो दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट है वहां उनका निवास था, वहां जाकर स्थित हो गए। तो ये हमारा मार्कंडेय पुराण इस चीज की पुष्टि करता है कि धरती के अलावा और हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। और मार्कंडेय पुराण स्पेसिफिकली कहता है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसका जो तट है वहां पर एक और सोलर सिस्टम है, वहां पर हैबिटेबल प्लेनेट है हमारी धरती की तरह। जो दुर्वासा ऋषि है
उसका एक घर तो हिमालय में था, मगर दूसरा घर जो था आकाशगंगा के तट पे हैबिटेबल प्लेनेट है, उस प्लेनेट के ऊपर था। ये मार्कंडेय पुराण ने वो बात कह दी है जिसके सपने आज तक नासा, ईसा, सीसा या सारी स्पेस एजेंसीज एक स्पेसिफिक हैबिटेबल प्लेनेट को अभी ढूंढ नहीं पाई है। मगर मार्कंडेय पुराण में दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट की चर्चा है। जैसे किसी अमीर आदमी का एक घर तो होता है और उसके साथ साथ एक फार्म हाउस होता है एक्स्ट्रा। ऐसे जो दुर्वासा ऋषि था, मार्कंडेय पुराण इस चीज की पुष्टि करता है कि उसका एक निवास जो था हिमालय में आश्रम था, और दूसरा आकाश गंगा के तट पे जो दूसरा सोलर सिस्टम है वहां जो हैबिटेबल प्लेनेट है उसको मालूम था, वहां उसका दूसरा आश्रम था। तो उसको बसु को वो जो लड़की थी अप्सरा, जो दुर्वासा ऋषि का ब्रह्मचर्य का इम्तिहान लेने के लिए देवराज इंद्र और नारद मुनि ने भेजा था, उससे खफा होके, गुस्सा होके वो उसको अभिशाप देते हैं कि तू तोता बनेगी, तू पक्षी बनेगी, और महाभारत की लड़ाई में जब हाथी के गले से घड़ियाल गिरेगा तो वो तेरे घोंसले के ऊपर गिरेगा। तो उसको ये भी बताया कि तू जो पक्षी बनेगी कब तक बनेगी, उसके बाद फिर वापस अप्सरा बनेगी। तो ये सारी एडवांस नॉलेज जिसको आज नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या कनेडियन स्पेस एजेंसी या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुझे दुख होता है इसरो वाले आज वेस्टर्न साइंस के पीछे घूम रहे हैं। इन्होंने कभी मार्कंडेय पुराण का पहला चैप्टर पढ़ा होता कि हैबिटेबल प्लैनेट्स, इनकी खोज पहले हो चुकी है। जिस बात को अभी वेस्टर्न साइंस ने ढूंढना है वो भी कल्पना कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हब्बल टेलीस्कोप, ये सब एक हैबिटेबल प्लेनेट और नहीं ढूंढ पाए। उस चीज की चर्चा मार्कंडेय पुराण के पहले चैप्टर में है। तो भारत की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी चर्चा वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में है। मैं साफ साफ मॉडर्न साइंस को ये चैलेंज देता हूँ और इनको मैं उल्हाना देना चाहूंगा कि ये ज्यादा इठलाया मत करें। ये सोचते हैं कि इनके कंपटीशन में कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, इनसे बड़ा खिलाड़ी ऑलरेडी वैदिक इंडियन साइंस बैठी है। जो अभी जहां तक इन्होंने पहुंचना है, जो इनके सपने हैं, वो हमारे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि से पहले ही उन चीजों की खोज कर चुके हैं। इनके फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उनके मेटाफिजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि से कहां कहां जाते थे, कहां कहां तक देखते थे। वो यूनिवर्स के परे देखते थे। हमारा यूनिवर्स जो है 93.5 बिलियन लाइट ईयर्स का इसका डायमीटर है। व्हाट इज आउटसाइड द यूनिवर्स, दैट इज परम व्योम। मॉडर्न साइंस आज तक व्योम को ढूंढ रही है। व्योम का मतलब स्पेस होता है, जो परम व्योम है, जो आउटसाइड यूनिवर्स है, परम व्योम है, एक्सटीरियर स्काई है, उसको डिवाइन स्पेस कहा गया, उसको परम व्योम कहा गया। इनको तो परम व्योम की डेफिनेशन भी नहीं पती, इनको तो परम व्योम का इंट्रोडक्शन भी नहीं है। ये अभी ट्वेल्थ साइंस है, लर्निंग साइंस है, दे आर इन द ऑफरिंग, दे आर इन द चाइल्डहुड। तो इनके जो बुजुर्ग हैं, यानी अभी और सर्च की जरूरत है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। धनंजय रावल जी, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ। सर, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जब हम जिक्र करते हैं, उनकी ओर से भी एक रिसर्च किया गया। उस रिसर्च में बताया गया है कि एंटी टेल इस पिंड को नाम दिया गया है। आप इसे कॉमेंट कह दें, इंटरस्टेलर कह दें कि तीसरा इंटरस्टेलर है, लेकिन एंटी टेल, सर एंटी टेल का मतलब क्या हुआ? और साथ ही मैं ये भी समझना और जानना चाहूंगी कि आखिर दूसरे सौरमंडल से या दूसरे किसी यूनिवर्स से आखिर हमारे ब्रह्मांड में इसकी एंट्री हो कैसे गई? कॉमेट या तो जो एस्टेरॉइड है वो, उसका जो पाथ है वो रेगुलर होता नहीं। बहुत सारे जो कॉमेट है उसका पाथ रेगुलर होता है, वो हमें पता है कि इतने साल के बाद वो वापिस सूर्य का चक्कर लगाने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे जो इंटरस्टेलर है उसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो पावरफुल टेलीस्कोप जो नासा ने लगा है वो हरदम देखते रहते हैं कि कोई ऐसा एस्टेरॉइड पृथ्वी पे आके टकराने वाला नहीं है, न तो दूर दूर से दिखते हैं। और ऐसे वंस इन अ वाइल्ड ऐसे एस्टेरॉइड आते रहते हैं, इसलिए उनको एंटीटेल कहा गया है। और दूसरी जो सर ने बात बताई कि अपनी जो हैबिटेट, जो पृथ्वी पे सब जीव वगैरह उत्पन्न हुए,
ऐसे कोई प्लेनेट यानी एक्सोप्लेनेट है या नहीं। तो ये देखने के, उसको ढूंढने के तरीके नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने टाइम बाय टाइम वो बदलते रहे। पहले उनको ऐसा लगा कि ऐसा कोई सूरज है और उसके आसपास प्लेनेट घूमते हैं, ऐसी चीज ढूंढो। तो ऐसे बहुत सारे चीज उन्होंने ढूंढ निकाले। बाद में उनको पता चला कि ये हमारी सिस्टम सही नहीं है। बाद में उन्होंने ऐसी चीज वो सिस्टम फॉलो की कि जहां पे पानी है ऐसे प्लेनेट ढूंढो। तो पानी वाले प्लेनेट भी बहुत सारे ढूंढ निकाले। बाद में पता चला कि ये तो बहुत सारे मिल गए, पृथ्वी जैसा ग्रह तो अभी भी मिला नहीं, जीव जो कहीं है ऐसी मिल नहीं। अभी लेटेस्ट की जो उनका सिस्टम उन्होंने चेंज किया कि वहां पे जैसे हमारे जो मनुष्य या तो प्राणी के अंदर जो ओरा होते हैं, इस तरह के ओरा कहीं मिलते हैं तो इस तरह का रिसर्च चालू करो। तो लेटेस्ट में अभी नासा ने उन पर ध्यान केंद्रित किया है कि इस तरह का रिसर्च करो और इंटरेस्ट यानी जैसे यहाँ पे पृथ्वी पे जीव है ऐसे कोई जीव अलग अलग जगह पे है नहीं, इस तरह से ढूंढो। तो ये सिस्टम नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ढूंढने की पद्धति बदलती जा रही है। लेकिन जो सर ने कहा ऐसी चीज ढूंढने में वो कामयाब सर, हुए लेकिन नहीं, एक क्योंकि और उन्होंने क्लेम ये किया सारे जा रहा है रेफरेंस लिए नहीं। सर, एक और क्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल कॉमेट्स की जो रोशनी होती है वो राइट डायरेक्शन में एक ही साथ और एक ही तरफ को घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसे एंटी टेल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसकी रोशनी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो सर, इसके पीछे अभी क्या हम ये महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं कि एक्सपर्ट्स इस पर जांच करना चाह रहे हैं, वो इस पर अध्ययन करना चाह रहे हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? मैं इस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सर बोलिए। क्या है, एंटी टेल को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, सुनिए ध्यान जी। क्या होता है, जब कोई कॉमेट सूर्य के पास आता है तो गर्मी से उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो सब्लिमेट करते हैं, सब्लिमेट करके एक जेट निकलता है। वो जो फुहारा निकलता है, उस फुहारे के ऊपर जब सोलर विंड टकराती है तो वो उस कॉमेट की टेल बनती है। मगर कभी कभी क्या होता है, फुहारा इतना स्ट्रांग होता है कि जो सोलर विंड है उस फुहारे की डायरेक्शन नहीं बदल पाती। अब ये जो 3 आई एटलस है, इसका जो फुहारा था, जेट था, वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो जिस डायरेक्शन में उसकी टेल होनी चाहिए थी उस डायरेक्शन में टेल नहीं बन रही थी, इसलिए एंटी टेल उसको कहा गया। क्यों? नॉर्मल कॉमेट जो होता है उसके ऊपर जब सोलर गर्मी पड़ती है, सन की गर्मी पड़ती है और सोलर विंड पड़ती है तो उसकी जो गैसेस है पीछे को जाके टेल बना देती हैं। मगर ये इंटरस्टेलर है, इसके अंदर ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर से जेट इतना स्ट्रांग है कि उसकी टेल को, उस जेट को डायरेक्शन देने में सोलर विंड अभी तक नाकाम रही थी, इसलिए वो टेल पीछे की बजाय सूरज की तरफ थी, इसलिए इसको एंटी टेल कहा गया। मगर अब वो डायरेक्शन बदल गई। ठीक है सर। अगर धनंजय सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो सर जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है सर। आखिर में मैं कहना तो यही चाहूंगा कि अगर ये जो इवेंट होने जा रही है तो ये आकाशीय घटना समझ के उनको देखने का प्रयत्न करो और उसकी टेल वगैरह किस तरह के है, उनके कलर कैसे है। तो एक कलर से हमको जानकारी मिलती है कि ये जो कलर, अगर ब्लू कलर है तो उसके अंदर कौन से गैस होंगे, अगर रेड कलर है तो उनके अंदर कैसे गैस होंगे, तो उनके अंदर ये जो कॉमेट है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, ये जानकारी हम इससे जान सकते हैं और बहुत सारा रिसर्च इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो जितने भी लोग एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है वो सही जगह पे जाके वे देखने का प्रयत्न करें और लोगों को दिखाओ और उसके बारे में समझाओ कि ये चीज क्या है। अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी माइंड में सवाल है उसके जवाब सही हमें मिलेंगे और एक्चुअल में ये चीज क्या है उसका जवाब। और जो हम बात सुनते हैं कि महाविनाश होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, उसको देखने के मजा लेने चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़े तमाम सवालों के आपने दोनों ने बेहतरीन तौर पर जवाब भी दिए हैं। तो सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़े और धनंजय रावल जी स्पेस एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने ये बताया कि ये जो पिंड जिसका जिक्र किया जा रहा है 3 आई एटलस, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आप इसे ये समझ सकते हैं कि स्पेस में होने वाली एक छोटी सी घटना है जिसे आप टेलीस्कोप के जरिए खुद भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो और जो एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं वो इस पर अध्ययन करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।